हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि ओतो और सारा के पास उनकी मैनेजर आती है और बताती है कि उनकी पहली दफ़ा टीवी शो में अपीयरेंस होने वाली है। मतलब कि वो लोग टीवी पर पहली दफ़ा अपना डेब्यू करने लगे हैं। उधर सौरा भी आज बहुत खुश थी। उसका डेब्यू तो हो चुका था क्योंकि एक मॉडल उसी का ही ड्रेस पहने एक फैशन शो में अपीयर होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ओतो भी उसको ये न्यूज़ बाद में बताता है तो वो उसके लिए भी खुश हो जाती है और साथ ही साथ में ये भी ऑफर करती है कि क्यों ना उस शो में अपीयरेंस के लिए वही उसका और सारा का ड्रेस डिज़ाइन करे। वो तो आजकल अपनी तैयारियां भी कर रहा होता है क्योंकि जल्दी उसने घर से मूव आउट कर लेना था। और उसके बाद ज़ोरा को पता चलता है कि उसका ये ड्रेस इतना ज्यादा पसंद किया गया है कि मिस्टर क्वान ने उसे कहा है कि वो चाहते हैं कि वो एक अपनी खुद की कलेक्शन भी बनाए। अब सौरा की खुशी की कोई हद नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ वो कहीं न कहीं सैड भी थी क्योंकि ओतो ने 2 दिन बाद मूव आउट कर जाना था। और आंटी भी सैड हो रही थी क्योंकि उनको लगता था घर की सारी रौनक अब जा रही है। आखिरी 2 दिन भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। इकट्ठे लिविंग एरिया में बैठकर काम भी करते रहते हैं और थक कर वहीं पर ही सो जाते हैं। आंटी को भी आइडिया हो गया था कि कहीं न कहीं ये दोनों लव बर्ड्स लगते हैं और उन्होंने उन्हीं को ही माइंड में रखकर एक पेंटिंग भी बनाई थी। मिस्टर क्वान आजकल काफी परेशान थे क्योंकि शायद उनकी उम्र बढ़ रही थी। इसी वजह से उनको कोई आइडिया क्लिक नहीं करता था और अब वो पहले जैसे स्मार्ट नहीं रहे थे फैशन की फील्ड में जैसे वो पहले हुआ करते थे। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम है। उधर आंटी एक दिन ओतो के साथ एक शरारत करती हैं, लेकिन ओतो को लगा था कि ये सौरा है और वो आंटी को कोई रोमांटिक बात कहने लगता है कि आंटी उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि ये बात तुम सौरा को कहना तो ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक एडवाइस करती हूँ कि तुम जल्दी मूव आउट करने वाले हो, एक दिन है, ज़रूर उससे ये बात कर लेना। आंटी को लगा था कि ये उसे आई लव यू बोलने वाला था और सौरा ने भी अपनी कलेक्शन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसने अपनी कलेक्शन का नाम रखा था डोंट रिमेंबर डेज, रिमेंबर मोमेंट्स। और ये सारा कुछ वो क्रिएट कर रही थी ओतो को अपने माइंड में रख के। उसकी क्रिएटिविटी बहुत कमाल की थी और ऐसा लगता था कि जैसे उसका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो एक फैशन डिजाइनर बने। ओतो यहाँ पर सौरा को बताता है कि मुझे एक ईमेल मिली है और वो ईमेल मैडम आसागी की तरफ से है, यानी कि सौरा की मम्मी की तरफ से। उन्होंने भी वो सॉन्ग देखा था और ओतो के सॉन्ग में सारा ने जो ड्रेस पहना था उसने उन्हें बहुत इम्प्रेस किया था। वो ये कहती हैं कि जिस डिज़ाइनर ने ये बनाया है अगर वो मेरे से कांटेक्ट करना चाहे या उसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए हो तो मैं उसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो उस ड्रेस डिज़ाइनर के टैलेंट को एडमायर कर रही थी। सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन से वो मैसेज डिलीट कर देती है क्योंकि उसमें उसकी मम्मी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी था। लेकिन डिलीट होने से पहले ओतो ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। वो कहता है कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, हो सकता है कि किसी दिन तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे आकर ले लेना। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा अपसेट कर देने वाला था। ये देखकर सौरा का मूड खराब हो जाता और ओतो उससे अपने दिल की बात नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे उसने मूव आउट कर जाना था। अब सौरा भी बार बार अपनी मम्मी को याद करके बहुत रोती है और ऊपर जाकर वो ओतो से बात करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचती है कि वो सो चुका होगा। लेकिन ओतो सोया नहीं था, वो भी उसी की पेंटिंग को बार बार देखे जा रहा था। अब नेक्स्ट डे ओतो घर से मूव कर जाता है। वो अपना सारा सामान एक पिकअप ट्रक में रखवाता है। आंटी तो अपने काम पर जा चुकी थी। ओतो को लगता था कि सौरा तो अभी तक सो रही होगी, वो इस वक्त कभी भी नहीं जागती, लेकिन वो उसे आवाज देती है और वो विंडो में खड़ी हुई थी। उसने एक पोस्टर भी रखा हुआ था और वो उसे बहुत अच्छे से गुड बाय करती है और बताती है कि वो हमेशा उसके दुख और सुख के साथ ही रहेगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। और उन्हीं मोमेंट्स को याद करने लगती है जैसे उसने एक दफा विंडो में खड़े होकर उससे उसका नाम पूछा था। वो आज भी वही दोहराने लगती है। ओतो का नाम पूछकर उसे अपना भी नाम बताती है और फिर बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ उसे गुड बाय कर देती है। ओतो को ये सारा कुछ बहुत स्पेशल लग रहा था। सौरा का दिया हुआ फेयरवेल उसके दिल को छू जाता है और वहाँ से जाते हुए वो सारा रास्ता रोता रहता है। अब सौरा भी सैड थी, लेकिन अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए वो काम करना स्टार्ट कर देती है। उसने अपनी कलेक्शन पर बहुत सारा काम कर लिया था, जबकि थोड़े दिनों बाद फिर ओतो भी अपने काम में बिजी हो जाता है। वो एक दिन सारा के साथ कुछ लिरिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता था कि सारा के लैपटॉप में वो सौरा की बहुत सारी फोटोज देखता है। सारा ने क्यों सौरा की इतनी सारी फोटोज रखी हुई थी, ये बात उसे बहुत वियर्ड लगती है। लेकिन इतने में मैनेजर उन दोनों को एक काम से बुला लेती है और वो बात नहीं कर सकते। उधर मिस्टर हाजुकी को एक दिन सौरा अपनी वही कलेक्शन दिखाती है। वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो इतनी टैलेंटेड होगी उसने सोचा भी नहीं था। वो सोचता है कि ये वाकई मैडम आसागी की बेटी है। और इसके बाद वो दोनों सीधा जाते हैं ओतो से मिलने के लिए और उसकी टैलेंट मैनेजर को यही कहते हैं कि हम इन दोनों का ड्रेस डिजाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर हाजुकी सौरा को लेकर काफी मजाक करता रहता है, जिसकी वजह से ओतो डिस्टर्ब हो गया था और सौरा ने फील किया था कि जैसे वो पहले जैसा नहीं रहा। आज बहुत दिनों बाद उसने उसे देखा था और उसे लग रहा था कि वो उससे दूर दूर हो गया है। अब
सौरा के वापस चले जाने के बाद सारा यही बात ओतो से भी करने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि जैसे हाजुकी उसे लाइक करता है, या फिर शायद सौरा भी करती हो, क्योंकि वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। और ये बात ओतो का मूड ऑफ कर देती है। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। मिस्टर कॉन बहुत लेट नाइट ऑफिस में रहते थे क्योंकि वो परेशान थे। एक दिन उन्हें वहाँ पर सौरा का पोर्टफोलियो नजर आता है जो कि वो वहीं पर भूल गई थी। उसमें उसने कलेक्शन के ऊपर जो चीजें बनाई हुई थी वो डिजाइन देख देख कर वो हैरान रह जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सौरा आती है और अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे रियलाइज होता है कि उसका पोर्टफोलियो वो तो ऑफिस में ही रह गया था। वो ज्यादातर घर पर ही काम करती थी, लेकिन जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर देखती है कि मिस्टर कॉन ने उसके सारे डिजाइन्स इवन के उसका टाइटल भी चुराया हुआ था। वो मिस्टर कॉन से पूछने लगते तो वो कहते हैं कि ये कलेक्शन अब मेरी हुई। ये हमारी इंडस्ट्री का रूल है, हमेशा असिस्टेंट्स अपने चीफ एडिटर को डिजाइन्स देते रहते हैं और वो इसके बदले उनको सक्सेस दिलाते हैं। सौरा तो मान नहीं रही थी, वो प्रोटेस्ट करती है तो मिस्टर कॉन कहते हैं कि तुम असागी की बेटी हो, वाकई तुम्हारे हाथ बताते हैं। और फिर उसके सामने नील डाउन होते हैं और कहते हैं कि अपने डिजाइन्स मुझे दे दो। सौरा हैरान हो गई थी, उसने उनका ये रूप कभी भी नहीं देखा था। इतने में कोई आता है और उनको अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर एक और कोलीग भी बैठा हुआ था और वो सौरा को कहता है कि ये बहुत आम सी बात है, ये हम सब के साथ हुआ है। लेकिन सौरा के लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो कहती है कि मेरी मेहनत है, मेरे आइडियाज हैं, मैं इसे किसी को भी चोरी नहीं करने दूंगी। और उसके बाद वो रोती हुई वहाँ से बाहर चली जाती। बार बार ओतो को कॉल करती है, वो नहीं उठाता तो सारा को मिलाती है, उससे पूछती है ओतो कहाँ है। सारा को समझ आ गई थी कि ये परेशान है। वो उसे बताती है कि वो एक मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद फ्री होगा। सौरा अब बहुत रोती है और फौरन से जाती है ओतो के ऑफिस में। वो हर हालत में उससे मिलना चाहती थी, उससे ये सब शेयर करना चाहती थी। उसकी मैनेजर ने भी देख लिया था कि ये बहुत परेशान लग रही है और स्नोफॉल में पूरी तरह भीगी हुई भी थी। वो उसे ऊपर जाने को कहती है कि वो लोग फ्री हो गए होंगे। अब थोड़ी देर तो सौरा वहीं पर बैठी उनका वेट करती रहती है, फिर हिम्मत करके अंदर जाती है। उसे ओतो नजर आता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि पूरा का पूरा ऑफिस खाली है और यहाँ पर ओतो और सारा ने एक दूसरे को हक किया हुआ है। अब ये देखते ही उसका दिल टूट जाता है। एक पहला हादसा और ऊपर से ओतो के ऊपर से भी उसका विश्वास हट गया था। वो भागती हुई जाती है। वो कभी भी नहीं दिखाना चाहती थी ओतो को कि ये सब उसने देख लिया है। वो बस नॉन स्टॉप रोती हुई वहाँ से चली जाती है कि कभी ओतो को पता ना चले कि मैं यहाँ पर आई थी और मैंने क्या देखा था। अब सबसे पहले तो उसकी मम्मी उसे बचपन में छोड़ गई, उसके बाद शोता ने उसका दिल तोड़ा, उसके डिजाइन चोरी कर लिए गए और अब ओतो भी किसी और का हो चुका है। ये उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।